नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 42 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर होगा और मेंस में आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। साथ ही साथ किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए 2 और नए कोर्सेज लेकर आया है। पहला कोर्स जो है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। ये आपका टेस्ट सीरीज है जिसमें आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे और डेली आपको प्रश्न मिलेंगे, तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो कोर्स है वो आपका राइटिंग कोर्स है 2024 मेंस के लिए, जहाँ पर मेंस के पूरे सिलेबस को हमने वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप लिखकर हमें सेंड करते हैं, प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे हर टॉपिक से आपके पास 10 प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण। अगर आप उन 10 प्रश्नों को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इन दोनों कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है। चलो अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को देखने के पहले मैं बता दूं, आप में से कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना, बल्कि मुझे आपने कमेंट में पूरे टॉपिक्स को लिखा था, तो मुझे अच्छा भी लगा था कि चलो स्टूडेंट्स इतना ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। मैं बता रही हूँ क्लास, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ये एक मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है जहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, ये हम लोगों को भी समझ में आने लगता है। हम जब इतने साल से आपको पढ़ाते हैं ना तो हमें भी समझ में आने लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को कौन से टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगते होंगे और कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर आप में से किसी स्टूडेंट ने बोला था, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को लिखा था कि मैम बता दीजिए रियो समिट क्या है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो ये क्लास आपके लिए है। ठीक है। और ये क्लास खाली उस बच्चे के लिए नहीं है, वो उस स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। क्लास जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको लिखिए, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जब आपका एग्जाम पास आएगा तो ऐश्वर्या मैम की 1.5 घंटे 1 घंटे की क्लासेस आपको दोबारा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस अपनी नोटबुक निकालना होगा और जो भी पॉइंट्स आपने वहाँ पे लिखे हैं उसको आपको रिवाइज करना होगा। तो थोड़ा स्मार्टली भी पढ़िए। ठीक है। जिस पॉइंट्स में आपको दिक्कत होती है उसको हाईलाइट करिए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हरिवंश राय बच्चन की जो लाइन है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती ना। जब तक कुछ नहीं करोगे जय जयकार नहीं होगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, आपकी कहाँ पर कमी रह जा रही है, उसको आप ही को पहचानना पड़ेगा। हो सकता है आज ऐश्वर्या मैम पढ़ा रही हैं, कल कोई और फैकल्टी पढ़ाए, मुझसे भी अच्छा कोई फैकल्टी आ जाए आपको पढ़ाए, लेकिन उससे क्या होगा, जब तक कि आप अपने अंदर की कमी को नहीं समझ पाएंगे क्लास। तो जो भी दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों को
पहचानिए कि आपका एग्जाम में मार्क्स कहाँ कटता है, उसको एक जगह लिखिए, ठीक है, और फिर उस सब्जेक्ट को आप पढ़िए। हाँ, उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके सपोर्ट के लिए खड़ी है। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, कवर करिए, मैं कवर करूंगी क्लास, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बोल रही हूँ, मैं अपने एक एक स्टूडेंट पर ध्यान देती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है, मुझे उनको ये आंसर देना है, मेरे दिमाग में पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो चलो अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मेरे ऑफिसर्स तैयार रहो आज की क्लास के लिए, ठीक है। आज से मैं आप लोगों को स्टूडेंट नहीं अपने ऑफिसर्स बुलाऊंगी। तो मेरे ऑफिसर्स हमेशा खुश रहो और अच्छा अप्रोच लाइफ का हमेशा एक अच्छा रखो, ठीक है। कभी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करो सबसे पहले, और अपने लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस आपको कर्म करना है, अपने कर्म पर यकीन रखो, दूसरे कर्म पर नहीं। पुट योर 100%, और अपना कर्म आप करेंगे तो ईश्वर जो है वो आपको सफलता देगा। आपके माता पिता का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, आपके शुभ चिंतकों का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, आपको किसी और के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो भी दिक्कत होती है क्लास में आप मुझे बता दिया करो। चलो अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हेन वाज द क्लब ऑफ रोम फाउंडेड। अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज किया होगा तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक दो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे क्लब ऑफ रोम, लिमिट टू ग्रोथ, ये आपको कीवर्ड्स दिखेंगे, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको चीज़ें रट जाएगी। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे बेसिक प्रश्न आपका बन सकता है परीक्षा में वो क्या है, क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुई थी, क्लब ऑफ रोम कब स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। व्हेन वाज द क्लब ऑफ रोम फाउंडेड, तो यहाँ पर बताइए 1960 में नहीं, 65 में नहीं, 72 में नहीं, यहाँ पर 1968 में, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अभी जब आप आगे अभी हम जब पढ़ाएंगे आपको तो हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, और ये 1972 वाला जो टाइम है ना, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपको बस ये याद रखिए क्लब ऑफ रोम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1968 में हुआ है। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या दिया गया है, क्लब ऑफ रोम को हम किस लिए जानते हैं, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए, यहाँ पर हम अंतरिक्ष की बात करते हैं क्लब ऑफ रोम में, नहीं, ठीक है। हम परमाणु की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी की, नहीं। हम कैपिटलिज्म पूंजीवाद की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, नहीं। क्लब ऑफ रोम आपका फेमस है लिमिट टू ग्रोथ पब्लिश कराने के लिए। ये जो रिपोर्ट है लिमिट टू ग्रोथ, उसको किसने पब्लिश कराया था, क्लब ऑफ रोम ने, जिसकी की स्थापना कब हुई थी, 1968 में। क्लास ये पॉइंट ऐसे नोट डाउन करते चलिए जैसे ऐश्वर्या मैम आपको बता रही हैं, ठीक है। पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता है, तो याद रखिएगा जो क्लब ऑफ रोम है उसका एस्टैब्लिशमेंट 1968 में हुआ है, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका कि नाम क्या था, लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है। आगे देखो प्रश्न देखो क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट वॉज एन अपडेट टू द लिमिट टू ग्रोथ। अब जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है जिसको कि क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश किया था, इसका अपडेटेड वर्जन का क्या नाम था, ठीक है। अपडेटेड वर्जन का क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, नहीं। अभी जब हम लोग बात करेंगे ब्रंटलैंड रिपोर्ट की, जब मैं बोलूँगी ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, सतत विकास की बात की, तो आप देखेंगे ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जो थीम था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। अभी इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। दूसरा देखिए बियॉन्ड द लिमिट, अभी हमने देखा कि जब हमने क्लब ऑफ रोम की बात की, ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हमने क्लब ऑफ रोम की बात की जिसका कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1968 में हुआ है, तो मैंने आपको बताया ये फेमस है लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पेश करने के लिए, ठीक है। और अब आपको क्या दूसरा पॉइंट याद रखना है कि लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का ही अपडेटेड वर्जन क्या है, वो है बियॉन्ड द लिमिट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके क्लब ऑफ रोम से बन सकते हैं आपके परीक्षा में, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी
कि किस तरीके के प्रश्न आपके बन सकते हैं। आप इस प्रश्न को देखो यहाँ पर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फोकस ऑफ द क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम का जो मुख्य फोकस है, जो उद्देश्य है, वो किस पर है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एट एनी कॉस्ट। मैंने कहीं पर भी आपको आर्थिक वृद्धि की बात की है? नहीं, काट दो, ठीक है। एडवोकेटिंग अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, हमने एकल विश्व सरकार की बात की है, कहीं पर भी हमने गवर्नमेंट की बात की है? नहीं, काट दो। प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, मैंने कहीं पर भी आपसे औद्योगिकरण की बात की है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की बात की है? नहीं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं लिमिट टू ग्रोथ विच वॉज पब्लिश बाई क्लब ऑफ रोम एंड क्लब ऑफ रोम वॉज स्टैब्लिश इन 1968, ठीक है। उन्होंने किस पर बात की है? ग्लोबल चैलेंजेस की बात की है, ठीक है, वैश्विक चुनौतियों की बात की है, और इन वैश्विक चुनौतियों को हम कैसे पार कर सकते हैं? थ्रू सिस्टम थिंकिंग, ये बात की गई है। तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर है। समझ में आ रहा है क्लास? चलो आगे बढ़े और देखो क्या प्रश्न बन सकता है। Who was one of the key founder of Club of Rome? ठीक है, जो क्लब ऑफ रोम है उसके फाउंडिंग मेंबर कौन है? बोला क्या? वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ग्रो हार्मेल ब्रंटलैंड। याद रखिएगा, जो ग्रो हार्लेम हैं ब्रंटलैंड, इन्होंने ब्रंटलैंड रिपोर्ट दी है जिसका की थीम क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर है, और यही आपका सतत विकास से रिलेटेड है, SDG से रिलेटेड है। दूसरा देखिए मॉरिस स्ट्रॉन्ग, नहीं। एल गोर, नहीं। आपका यहाँ पे सही उत्तर है। जब भी हम बात करेंगे क्लब ऑफ रोम की तो इसके संस्थापक में आप याद रखेंगे ऑरेलियो पेक्सी का नाम और अलेक्जेंडर का नाम। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। एक एक पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, सबको नोट डाउन करते हुए चलिए। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्लब ऑफ रोम जो है उसकी स्थापना कब हुई है? 1968 में हुई है। किसका नाम आपको याद रखना है? ऑरेलियो पेक्सी का, ठीक है, और अलेक्जेंडर किंग का। इन दोनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ध्यान दो क्या दिया गया है। Which global issue is not a major focus of Club of Rome? ठीक है, क्लब ऑफ रोम के मुख्य उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन दिया है, सतत विकास दिया है, अंतरिक्ष की बात की गई है और संसाधनों की कमी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया, यहाँ पर हम ग्लोबल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर संसाधनों की कमी की हम बात कर सकते हैं, हम जलवायु परिवर्तन की बात कर सकते हैं, सतत विकास पर हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन हमने कहीं पर भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात नहीं की है या स्पेस कोलोनाइजेशन की बात नहीं की है। तो नॉट अ मेजर फोकस ऑफ क्लब ऑफ रोम, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्लास, सेम टॉपिक है, ठीक है, उससे किन किन तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको बता रही हूं, और प्रश्नों के माध्यम से ही हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्लास, थोड़ा समय लीजिए। What was the main prediction in the limit to growth? जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट थी जिसको कि पेश किया था क्लब ऑफ रोम ने, ठीक है। क्लब ऑफ रोम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1968 में हुआ था, और पेक्सी और अलेक्जेंडर का नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर किंग का नाम, ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। और लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट थी उसी को अपग्रेड करके, अपडेट करके क्या नाम दिया गया था? बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। इस पे हम किसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं लिमिट टू ग्रोथ में? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तकनीकी प्रगति सभी पर्यावरणीय समस्याओं को हल कर सकती है। दूसरा है असीमित आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि सतत है। तीसरा है बिना बड़े बदलाव के मानवता संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय पतन का सामना करेगी। यहाँ पे दिया गया विदाउट मेजर चेंजेस ह्यूमैनिटी वुड फेस द रिसोर्स डिप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल कोलैप्स। ग्लोबल वार्मिंग का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या ग्लोबल वार्मिंग का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अरे पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो कोस्ट में जो आपकी सिटीज़ हैं वो डूब रही हैं, ठीक है, ये प्रभाव पड़ रहा है, इसको काट दो। अनलिमिटेड इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज सस्टेनेबल। अरे असीमित आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि कभी भी क्या सस्टेनेबल हो सकता है? सतत विकास मतलब होता क्या? सतत मतलब क्या होता है? टू फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग
द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। आज हम यहाँ पर हैं, प्रेजेंट में जो हमारी जनरेशन है हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और इस तरीके से पूरा कर रहे हैं जो भविष्य वाली जनरेशन है उनके लिए भी चीज़ें, रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। ऐसा ना हो कि आज अपना पेट भर लो और बेचारे जो पोते पर पोते, नाती पर नाती आने वाले हैं उनके लिए कुछ बचा ही ना रहे। तो हमें इस तरीके के डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना है, हमें अपनी पृथ्वी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। महात्मा गांधी ने एक कोटेशन दिया था कि अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड। इसको ध्यान रखिएगा, हमारे पृथ्वी के पास इतने संसाधन हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, लेकिन अगर हम लालची हो जाएंगे ना तो फिर कैसे किसी की ज़रूरत पूरी होगी। ठीक है, तो ये अपने आम जीवन में भी इन सब चीज़ों को सोचा करिए। जो हमारी नेसेसिटी है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको तो फुलफिल करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि दोस्तों को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए महंगे महंगे मोबाइल, कपड़े और भाई इतना खर्च, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला भी आपका गलत हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज वुड सॉल्व ऑल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, नहीं। तकनीकी प्रगति से सारे पर्यावरण में जितनी भी प्रॉब्लम से समस्याएं हल हो जाएंगी, नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, जब तक कि हम कोई मेजर चेंज नहीं करेंगे तब तक ह्यूमैनिटी जो है, ठीक है, उसको रिसोर्स डिप्लीशन और इन्वायरमेंटल कोलैप्स फेस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए क्लास, हमेशा अर्थ कैन फुलफिल द नीड बट नॉट द ग्रीड। अगर आपकी ज़रूरत है तो पृथ्वी आपकी ज़रूरत को पूरा करेगी, लेकिन अगर आप ग्रीडी हो जाएंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं, डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आप देखेंगे जो इन्वायरमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगा। आप खुद सोचो कि आपने घर बनाया, घर के लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, चलो फर्नीचर एक बार बन गया, अब हर महीने फर्नीचर बदलोगे और एक पेड़ को काटोगे। ठीक है, एक पेड़ को काटोगे तो जंगल पूरा काट डालोगे, बेचारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। पेपर में प्रश्न बनता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे एक मुख्य कारण क्या है, वह है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट मतलब क्या, एक जानवर का घर, जैसे हम लोगों का हैबिटेट हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। हाँ, इसी तरीके से जानवरों का भी हैबिटेट जंगल होता है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जब पेड़ कटने लगते हैं तो वो बेचारे जानवर बेघर हो जाते हैं, और जब बेघर हो जाएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, क्लब ऑफ रोम की जो था लिमिट टू ग्रोथ वॉज बेस्ड ऑन द स्टडी कंडक्टेड बाय, ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट दी थी उस स्टडी को किसने कंडक्ट किया था, WHO ने, बताइए, MIT ने, यूनाइटेड नेशन ने, या फिर WTO ने। तो याद रखिएगा जो क्लब ऑफ रोम ने जो रिपोर्ट दी थी लिमिट टू ग्रोथ, इट वाज स्टडीड बाय MIT। बी आपका सही उत्तर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MIT ने क्लब ऑफ रोम द्वारा जो रिपोर्ट थी लिमिट टू ग्रोथ उसको स्टडी किया था। अब हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, लेकिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। 1968 का समय है, क्या एस्टैब्लिश होता है, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने कौन सी रिपोर्ट पेश की, लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, जिसको कि अपग्रेड करके बियॉन्ड द लिमिट किया गया। अभी मैं स्लाइड से हट रही हूं, फिर देख लेना आराम से। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट, यहां पर याद रखिएगा, ये पूरा क्लियर है क्लास। चलो आगे देखते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1968 के बाद हम 1972 पर आ गए हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को ही हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट को ही हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जो कि किस ईयर में हुआ था, 1972 में। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय की, इंदिरा गांधी, पार्टिसिपेट करती हैं, और उन्होंने बोला था गरीबी जो है वो पॉल्यूशन के पीछे का एक बहुत मुख्य कारण है। तो
पॉवर्टी और पॉल्यूशन को यहाँ पर कोरिलेट किया गया था, ये याद रखिएगा। चलो आगे देखो, ध्यान दीजिएगा। Which global environmental organization was established as a result of Stockholm Conference? Stockholm Conference जो थी, जो कि 1972 में हेल्ड हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड होने के बाद एक आपका इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है और उस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? यूनेप है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये याद रखिएगा। सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। चलो यहाँ पर देख लो, यूनेप की जब हम बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 5 जून 1972 को। और आपको पता है 5 जून को हम एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, पता है ना? 5 जून को हम किस दिन दिवस के रूप में मनाते हैं? एनवायरमेंट डे के रूप में। ये याद रखिएगा क्लास, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में, ये भी याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है और इसका गठन कब हुआ था? 1972 में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, ये भी याद रखिएगा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हम इस नाम से जानते हैं। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखो क्या दिया गया है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? ब्रंटलैंड रिपोर्ट को कब पब्लिश किया गया था? 1972 में, 1987 में, 1992 में या फिर 2000 में? तो याद रखिएगा, जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है इट वाज पब्लिश्ड इन 1987, ठीक है। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश हुई, पहला क्वेश्चन। अगला देखो, ध्यान देना क्लास। Who chaired the commission that produced the ब्रंटलैंड रिपोर्ट? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसको चेयर किसने किया था? तो बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम भी बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जब मैंने क्लब ऑफ रोम की बात की थी, वहां पर एक नाम आया था ग्रो हार्लेम। ग्रो हार्लेम का नाम आया था और इनका पूरा नाम है ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, ठीक है, ब्रंटलैंड। और इन्हीं के नाम पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट रखा गया, जिसमें कि सतत विकास की बात की गई। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रो हार्लेम। याद रखिएगा क्लास, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ध्यान दो, क्या दिया गया है, समय लीजिए, प्रश्नों को पढ़िए। ब्रंटलैंड रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसको कि पेश किया गया था 1987 में ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड द्वारा, उसमें किस चीज़ की बात की गई है? सतत विकास की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप क्या समझते हैं? टू फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड। तो जब भी हम एसडीजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 जनरेशन्स की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक प्रेजेंट जनरेशन जो हम और आप हैं आज के समय में, और एक फ्यूचर जनरेशन की बात यहाँ की जाती है। तो प्रेजेंट जनरेशन की जो डिमांड है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से फुलफिल करें कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। समझ में आ रहा है? अब ऐसा मत करना कि सारे रिसोर्सेज, संसाधनों को खुद ही खत्म कर डालना और पोते परपोते नाती जो आने वाले उनके लिए कुछ ना बचे। तो विकास इस तरीके से होना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है वो फुलफिल हो, प्लस जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहे, संसाधन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया क्लास? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस रिपोर्ट में की गई थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ था? 1987 में। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, विच ऑर्गेनाइजेशन कमीशन दी ब्रंटलैंड रिपोर्ट? सही उत्तर क्या होगा? WHO, यूनाइटेड नेशन, IMF या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या लगता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट को किसने कमीशन किया था? तो यूनाइटेड नेशन ने। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? UN, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है।
ब्रंटलैंड रिपोर्ट डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? विकास जो केवल आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित हो। मैंने ऐसे विकास की बात कहीं की है? नहीं की है, तो काट दो। एक स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की बात की है? नहीं। हमने मैक्सिमम रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन की बात की है? बताओ, हमने अधिकतम दोहन की बात की है संसाधनों की? नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स को फुलफिल करो, उनकी ज़रूरतों को फुलफिल करो, और जो संसाधन है, रिसोर्स, वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। तो यहाँ पर डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बी आपका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है ना क्लास? मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको इन सारे टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से बहुत सरलता से समझा दूँ, ठीक है, ताकि अगर कोई भी प्रश्न यहाँ से बने तो आप उसको आसानी से हल कर पाएँ। अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। What are the three main pillar of sustainable development according to the ब्रंटलैंड रिपोर्ट? ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने जब SDG की बात की तो SDG में उन्होंने कौन से 3 पिलर्स की बात की? तो बताओ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन, एनर्जी एंड पॉपुलेशन। ये एक अच्छा प्रश्न है, तो लिखिएगा, जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने एसडीजी की बात की 1987 में, तो उन्होंने किन 3 पिलर्स की बात की? उन्होंने कहा कि जो मेन 3 पिलर्स होते हैं वो कौन से हैं? सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। तो बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े। According to the Brundtland report, which of the following is a key challenge to the sustainable development? ठीक है, कौन सा सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बताना है। यहाँ पर तीव्र औद्योगिकरण, आर्थिक असमानता और गरीबी, वैश्वीकरण में वृद्धि, या फिर मुफ्त व्यापार नीतियाँ। यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, जब हम 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की भी बात करते हैं, जो कि जिसमें कि हमारे यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था जो पॉवर्टी है, गरीबी है ना, वो आपका पॉल्यूशन के पीछे एक बहुत मुख्य कारण है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बात किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आर्थिक असमानता और गरीबी। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं। Why does Brundtland report emphasize the intergenerational equity? ठीक है, पीढ़ीगत समानता की बात क्यों की थी? अंतर पीढ़ीगत समानता पर जोर क्यों दिया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने? वही सेम प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, सतत विकास की बात की गई है, वो क्यों की गई है? सतत विकास होता क्या है? या फिर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट में जो अंतर पीढ़ीगत समानता पर जोर दिया गया वो किस लिए? बताओ, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पर ध्यान दो क्लास, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या फिर ये इंश्योर करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेम रिसोर्सेज अवेलेबल हो जो कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन के लिए है। वही एसडीजी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, सतत विकास को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक टॉपिक से कितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है और कितने प्रकार से बन सकता है, वो सारे टाइप्स मैं आपको बता दे रही हूँ, ईजी से ईजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रंटलैंड रिपोर्ट? तो बताओ, क्रिटिसिज्म की बात की गई है, आलोचना की, या आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं देता है, या कार्यान्वयन के लिए ठोस समाधान प्रदान नहीं करता है, या आर्थिक वृद्धि की अनदेखी करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर अधिक ध्यान देता है, प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है। ये अब ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर आप लोग, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम एसडीजी गोल की बात करते हैं, जिसके के बारे में सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट में 1987 में बोला गया, इसमें सब तो बात किया गया कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे फोकस किया गया, 3 पिलर के रूप में देखा गया। तो जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ये जो लिखा हुआ है कि इट डज नॉट कंसिडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 पिलर में बताया है कि इकोनॉमी भी एक पिलर होता था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, इट टू मच फोकस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज,
बताओ, अभी मैंने बताया कि सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इन तीनों पे फोकस किया है, तो खाली पर्यावरण पर फोकस कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के एसडीजी में बोला गया है जो प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको तो फुलफिल करना ही है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल मत करो और रिसोर्सेज को बचा के रखो फ्यूचर जनरेशन के लिए, नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इट प्रमोट द ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं, हमने तो नेचुरल रिसोर्सेज के प्रॉपर यूज की बात की है, ओवर यूज की बात नहीं की है, एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं की है। अब देखो, इट डज नॉट ऑफर द कंक्रीट सॉल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ये एक क्रिटिसिज्म था ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने समस्या तो समझी है, कॉन्सेप्ट भी बताया है, लेकिन ढंग से समाधान के बारे में नहीं बताया है। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलो आगे देखें, ये देखो, हाउ हैज द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल पॉलिसीज। इंटरनेशनल पॉलिसीज को कैसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने इन्फ्लुएंस किया? इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब तो एसडीजी गोल्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, गरीबी खत्म करो, भूखमरी खत्म करो, ठीक है, पढ़ते हैं ना एसडीजी गोल्स जो आपके 17 हैं। तो हाँ, ये आपका सही है। इट रिजल्टेड इनटू क्योटो प्रोटोकॉल। अभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जब मैं बताऊंगी तो वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड था, ठीक है, हरित गैसेस से रिलेटेड था। और क्योटो प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल में किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का योगदान था, ना कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट का। इट बैंड द फॉसिल फ्यूल यूज वर्ल्ड वाइड, नहीं। इट रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर ए है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा, जो कि कब हुआ है? 1972 में हुआ है, जिसमें इंदिरा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 1972 में हमारे भारत में एक एक्ट आया है, उसका नाम क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है क्लास? बताओ। चलो, तो ए आपका सही उत्तर है। अब देखो, When and where was the Rio Summit held? जो रियो समिट था वो कब और कहाँ हुआ? रियो समिट को ही हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, और अर्थ समिट, रियो समिट जो है वो 1992 में ब्राज़ील में रियो दी जेनेरियो में हुआ था। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया क्लास? बताओ। बी आपका सही उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलो अभी खट से रिवीजन कराऊंगी एक बार और। What was the main objective of Rio Earth Summit? रियो अर्थ समिट का मेन पर्पस क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना? नहीं, हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। एड्रेस द इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू। तीसरा देखिए, डिस्कस द मिलिट्री अलियांसेस, सैन्य गठबंधन की बात? नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात? नहीं। अर्थ समिट का जो मेन पर्पस है वो था इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू को डिस्कस करना, पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दों पर ध्यान देना। बी आपका सही उत्तर है। अब देखो, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देना। विच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वॉज साइंड ड्यूरिंग द रियो समिट? बताओ। क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, पेरिस एग्रीमेंट या फिर वेना कन्वेंशन? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ है, 1992 में हुआ है, उसमें आपका साइन किया गया है एजेंडा 21। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े क्लास। द रियो अर्थ समिट लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, रियो सम्मेलन ने जैव विविधता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का निर्माण का नेतृत्व किया था? तो बताइए, किसका नेतृत्व किया था? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, रामसर कन्वेंशन का, या फिर जैव विविधता पर सम्मेलन? तो रियो समिट जो हुआ था उसमें क्या हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की? नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन से रिलेटेड है। हमने रामसर साइट्स की बात की, रामसर कन्वेंशन की नहीं। ये किससे रिलेटेड है? ये तो वेटलैंड से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब आप अर्थ समिट की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की गई है, CBD की, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं शॉर्ट में, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, UNFCCC की बात की गई है, एजेंडा 21 की बात की गई है। ये सब की बात किसमें की गई है? बताओ। अर्थ समिट में 1992 के
ये देख लो, यहाँ पर पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लो क्लास। जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जो अर्थ समिट है वो कब हुआ है? 1992 में हुआ है। कहाँ हुआ है? मतलब रियो दी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। याद क्या करना है, यहाँ पर हमने किसकी बात की है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। और यही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या साइन करेगा? क्योटो प्रोटोकॉल को, याद रखिएगा, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, CBD की बात की गई है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, CST की बात की गई है, ठीक है। क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजेंडा 21 की भी बात अर्थ समिट में रियो दी जेनेरियो में, ब्राज़ील में की गई है। साथ ही साथ क्लास ये याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात, GEF की बात। इससे रिलेटेड प्रश्न आपका कहाँ पूछा गया था? UPSC में, IAS एग्जाम में पूछा गया था। अब देखा जा रहा है कि PCS में भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है ना, वो कब स्टैब्लिश की गई थी? रियो अर्थ समिट में 1992 में। इसका मेन पर्पस क्या था इन्वायरमेंट फैसिलिटी का? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का जो मेन पर्पस था वो था वित्तीय सहायता देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को डेवलपिंग कंट्रीज में। अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री में कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको वित्तीय सहायता कौन देगा? GEF देगा। ये याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी नोट कर लीजिए। UPSC में पूछा गया है, हो सकता है आपके आने वाले परीक्षा में बन जाए प्रश्न, ठीक है। फिर इसको मैनेज कौन करता है? ये याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, ठीक है, UNEP, UNDP, ठीक है, UNEP और वर्ल्ड बैंक। चलो, आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देख लो एक बार जल्दी से, जब मैंने आपसे बात की अर्थ समिट की, तो अर्थ समिट को हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1992 में हुआ। और इसे हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, एंड डेवलपमेंट, डी है ये, जिसको कि हम UNCED के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपको रियो समिट मिल जाए, अर्थ समिट मिल जाए, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED मिल जाए, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, इसका इम्पॉर्टेंट आउटकम क्या था? रियो डिक्लेरेशन हुआ था, एजेंडा 21 ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल। और यहाँ पर आप याद रखेंगे, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ था, UNFCCC का, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का गठन 1992 में अर्थ समिट के बाद हुआ था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने की बात जब की गई है, तो इसकी भी बात 1992 के बाद होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसका जो आपका गठन था, स्थापना थी, वो 1994 के समय में हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। अब 1992 में पहला रियो समिट हुआ है। अब इसी के जब हम देखते हैं 10 साल बाद, ठीक है, जो समिट होता है उसको हम रियो प्लस कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलो, ये देखो अगला प्रश्न, व्हेन वाज द वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर अडॉप्टेड? 1985, 1987, 1992 या फिर 1995? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम बात करेंगे क्लास वियना कन्वेंशन की, तो आप याद रखिएगा, इसको अडॉप्ट किया गया था कब? 1985 में। कब अडॉप्ट किया गया था? 1985 में, ठीक है। और वियना कन्वेंशन के तहत ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 1987 में, जहां पर हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करते हैं। और हम मानते हैं कि ओजोन डिप्लीशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है? CFC का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ को लिमिट करने की बात की जाती है, ठीक है, क्लियर है। चलो,
यहाँ पर देख लो, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वियना कन्वेंशन। अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा है, क्योटो नहीं। क्योटो में तो हम किसकी बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। जब हम बात करें वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में हुआ था, उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया था 1987 में, ठीक है। चलो आगे देखिए, When was the Montreal Protocol signed? अभी मैंने आपको बता दिया 1985 में तो वियना कन्वेंशन आया है। यहाँ पर हम ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है इसके तहत, जिसमें कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओजोन की बात अगर हम करें क्लास, तो क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ओजोन जो है वो किस लेयर में प्रेजेंट है, तो स्ट्रैटोस्फीयर में। कहाँ पर, स्ट्रैटोस्फीयर में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बताओ मेरे ऑफिसर्स, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये पी है। फिर उसके बाद ओजोन को हम मेजर किस में करते हैं, यूनिट, तो वो डॉप्सन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओजोन दिवस किस दिन मनाते हैं, 16 सितंबर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है क्लास। अच्छा, ओजोन हमें किस रेस से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पैराबैग्नी किरणों से, यूवी रेस से। और अगर यूवी रेस से ये हमें प्रोटेक्ट ना करे तो ह्यूमंस को सबसे बड़ा खतरा किससे है, स्किन कैंसर से, ये याद रखिएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राइमरी गोल क्या था, ग्रीन हाउसेस गैस के एमिशन को कम करना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम नहीं था, वो था क्योटो प्रोटोकॉल का। दूसरा देखें, प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय कंट्रोलिंग द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यही आपका सही है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने की बात कर रहे हैं ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। ओजोन लेयर धरती पर किस किरणों को आने से रोकता है, यूवी रेस से पैराबैग्नी किरणों को, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें क्या बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये याद रखिएगा, CFC। अगला, विच केमिकल वॉज मोस्ट टारगेटेड, जो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा केमिकल था जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े क्लास। किगाली अमेंडमेंट देखो, किगाली अमेंडमेंट जो था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किया गया था, जिसका कि मेन पर्पस क्या था, किस गैस को के उत्सर्जन में कमी करना। तो बताओ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा किगाली जो अमेंडमेंट था उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया था, जिसमें कि बोला गया था किस गैस के बारे में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में। हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास, जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, जब हम किगाली अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, किगाली अमेंडमेंट ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे फोकस तो किया था। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ये ना आपका ये टेम्परेचर, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो किगाली अमेंडमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी ऐड कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। किगाली अमेंडमेंट हुआ कब था, बताओ। किगाली अमेंडमेंट वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर, 2015, 16, 18 या फिर 2020। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 2016। चलो अब देखो, Why was the Kigali Amendment necessary even after the Montreal Protocol? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद भी किगाली संशोधन क्यों आवश्यक था, तो बताओ। HFC ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC को कवर नहीं करता है। ओजोन परत ठीक नहीं हो रही थी। न्यू हार्मफुल केमिकल्स वेयर डिस्कवर्ड। तो क्लास बिल्कुल याद रखिएगा, जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं वहाँ पर हमने टारगेट किया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, CFC को। लेकिन जो किगाली अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कब, 2016 में, उन्होंने किस पर टारगेट किया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर, ठीक है। और ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन लेयर पर तो नुकसान नहीं उतना पहुंचाती है जितना कि ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, और कोई भी ग्रीन हाउस गैस है उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
Which international agreement legally bind developed country to reduce the greenhouse gas emission? तो बताओ किसने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात की, हरित गैसेस के एमिशन को कम करने की बात की? तो ये आपका कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल किसकी देन थी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 19, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। इसे 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? 2005 में। तो कभी भी अगर प्रश्न पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया कब गया था तो आप बताएंगे 1997 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल टेम्परेचर को कितना कम करने की बात की गई थी, कितना बिलो रखने की? 4, 2, 1.5 या फिर 3? तो यहाँ पर याद रखिएगा 2%, 2 डिग्री, सॉरी 2% नहीं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री। अब देखो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है किसके बारे में, किसके बारे में? रियो समिट के बारे में, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और कौन सा नाम बता दोगे अगर मैं तुम लोग से पूछूंगी तो? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें हमने किसकी किसकी बात की बताओ? चलो, एजेंडा 21 की बात की मैम, वेरी गुड। और किसकी बात की? GEF की बात की, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात की, जो कि क्या करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, अगर वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपका बन रहा है। और किसके गठन की बात की? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD। तो यहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का गठन कब हुआ है? 1992 में। बताओ क्लास, समझ में आ रहा है जो मैम बता रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा ना लगे कि क्लास थी, क्लास लेनी थी, ऐश्वर्या मैम आई, रोज़ क्लास ले रही हैं, पढ़ा के चली जा रही हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं ये क्लास ले रही हूँ और आप लोग मुझे समय दे रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको बेस्ट बेस्ट क्या मिले? लेक्चर मिले। ठीक है, मतलब जो भी आपकी परेशानी है वो सॉल्व हो पाए। क्लास में हर सेशन में एक ही बात कहती हूँ कि मुझे मैं जब क्लास लेने के पहले मैं खड़ी होती हूँ ना यहाँ पर बोर्ड में, तो मेरा बस मेन पर्पज़ यही रहता है कि मैं अपना बेस्ट आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं कम से कम समय में आपको चीज़ें मैक्सिमम रिवाइज करा पाऊँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ ही साथ कहीं पर अगर रटने की आवश्यकता हो तो रटा भी, दोनों का। अगर कहीं बस समझने की आवश्यकता है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आए, साथ ही साथ अगर कहीं रटने की आवश्यकता है तो मैं उसे रटा भी दूँ। ठीक है, तो बताइएगा आपको क्लास सही लग रही है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो हम उसको ओवरकम करें। ठीक है, हम उसको सुधारें। अब मैं आपसे हर क्लास में कहती हूँ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो मेरे अंदर भी तो कमियाँ हैं, तो मुझे भी तो अपनी कमी को देखना है और सुधार करना है, और यही जीवन है क्लास। अगर हम ये मान के चलेंगे आई एम द परफेक्ट वन, तो कभी देखिए, कभी हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। हम सबके जीवन में, हम सबसे रोज जाने अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन ज़्यादा गलतियां अनजाने में हो वही सही है, और उस अनजान गलती को हम जानकर सुधार लें, यही जीवन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के गलती कर रहे हो और अपना एक घमंड में हो कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं, ठीक है, हम सबसे अच्छे, तो ये ऐसे जीवन नहीं चलता है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बोला गया ना, एक वृक्ष है, अगर वो सीधे खड़ा है तो आंधी पानी में वो टूटेगा ही टूटेगा। आपके अंदर जब ईगो है, घमंड है, तो आप ऐसे चलते, तन के चलते, और जिस दिन जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, वो विपरीत हुई,
अगेंस्ट हुई आपके, उसी दिन टूट जाएगी वो डंडी, पेड़ टूट के गिर जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो जिस तरफ हवा चलेगी आप उस तरफ उस हवा के साथ झूमेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जब भी जीवन में कोई भी मुसीबतें आए, ठीक है, तो ऐसा रिजिड एटीट्यूड नहीं, आप सोचिए कि कहाँ मुझसे गलती रहेगी, अपना आकलन करिए, जीवन में भी एग्जाम में भी, ठीक है। हमें एग्जाम से सीखना है और अपने जीवन में लागू भी करना है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, ऐसे ही आम जीवन में भी हमसे कुछ गलतियां होती हैं, अपनी गलतियों को समझिए, उसको सुधारिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है अब चीज़ें सही है तो आगे भी बढ़िए। तो हमेशा हमेशा अगर आपको लगता है कि ऐश्वर्या मैम इस टॉपिक को और अच्छे से बता दीजिए, आप हमें नहीं समझ में आया, या मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, तो आप मुझे बताइए, ठीक है। हमारे और आप में कम्युनिकेशन का जो एक सोर्स है वो है कमेंट बॉक्स। और मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि जब तक मेरा एक स्टूडेंट भी बचेगा और कहेगा कि मैम मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, मैं उसको वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊँगी। मैं कभी भी, देखिए क्लास, कभी कभी थोड़ी सी मन की बात आप लोगों को बताती हूँ, मैं कभी भी अपने स्कूल की बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, ठीक है। मैं टॉपर ऑपर कुछ नहीं थी, मैं एक मीडियम स्टूडेंट थी। मैंने फर्स्ट भी अपनी रैंक देखी है और मैंने अपनी रैंक ऐसे भी देखी है जस्ट पास वाली भी। लेकिन मैंने दोनों में डिफरेंस क्या देखा, एज अ फैकल्टी मैं आपको बताती हूँ, नहीं एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, अभी तो मैं फैकल्टी के रूप में खड़ी हूँ। मैंने अपने जीवन में ऊंचाइयाँ भी देखी हैं, ऐसा समय जब मैं क्लास में टॉप करती थी, सेक्शन में टॉप करती थी, और एक ऐसा समय भी देखा है जब मुझे मार्क्स नहीं भी अच्छे मिले हैं। तो मैंने इन दोनों में डिफरेंस में क्या पाया, जब मैं बहुत अच्छी थी, पढ़ने में टॉप करती थी, तो सारे टीचर्स मेरे लिए खड़े थे मेरे सपोर्ट के लिए, ठीक है। और शायद उस समय मुझे किसी के सपोर्ट की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर उतना कैलिबर था, मैं खुद पढ़ती थी, खुद उतना टाइम देती थी, मेरे चीज़ों को लेकर कॉन्सेप्ट उतने क्लियर थे, और उस समय सब मदद के लिए खड़े थे क्योंकि मैं टॉपर थी। लेकिन जब जीवन में एक ऐसा समय आया कि मैं टॉपर नहीं रह गई और मैं क्लास में पिछड़ने लगी, और मुझे उस समय अपने फैकल्टीज़ की ज़रूरत थी, अपने टीचर्स की ज़रूरत थी, तब किसी ने नहीं ध्यान दिया। तो हर जो टीचर होता है, फैकल्टी होता है, वो बेस्ट स्टूडेंट पर ध्यान देता है, ना कि कमज़ोर स्टूडेंट पर। और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी एज अ फैकल्टी। जो बच्चा टॉपर है वो टॉप करेगा ही, चाहे मैं उसे पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं। लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि जिसे खुद लगता था कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है और आज हमें चीज़ें समझ में आने लगी है, तो मेरे लिए वही सफलता है। मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मुझे टीचर्स की आवश्यकता थी कि कोई मुझे बताए कि नहीं बेटा यहाँ ये नहीं, ये गलती हो रही है, तुम और अच्छा कर सकती हो, उस समय कोई नहीं खड़ा था। तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ और मेरे एक भी स्टूडेंट को दिक्कत होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत होगी, तो मैं किसी भी माध्यम से आपके उस प्रश्न को सॉल्व ज़रूर करूँगी, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है उसको हमारी टीम को बताइए, हम सॉल्यूशन आपको देंगे। थोड़ा विश्वास आप हम पर रखिए, थोड़ा विश्वास हम आप पर रखिए कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए क्लास, कहीं पर दिक्कत होगी बताइएगा ज़रूर। चलो आगे बढ़ते हैं। द नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, जो नगोया प्रोटोकॉल था वो किससे रिलेटेड था बताइए? क्लाइमेट चेंज से, मरकरी पॉल्यूशन से, जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट शेयरिंग से, या फिर माइग्रेटरी स्पीशीज कंजर्वेशन से। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जब हम नगोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट की हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लास इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया है वो रिवाइज कराना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास, एकदम सिंसियरली सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की 1968 के समय की। 1968 के समय में मैंने आपको बताया क्लब ऑफ रोम के बारे में, ठीक है, जिन्होंने क्या पेश किया था? लिमिट टू ग्रोथ। ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आए 1972 के समय में। 1972 के समय में क्या हुआ? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई।
ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ने इन्वायरमेंट को एक मुद्दे की तरह रखा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पार्टिसिपेट करती हैं, और यहाँ पर वो पॉल्यूशन के पीछे गरीबी को एक कारण बताते, एक मुख्य कारण बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून 1972 को हुई थी, और 5 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? एनवायरमेंट डे के रूप में। क्लियर है? सारे जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ नोट डाउन कर लो क्लास, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तहत ही किसका गठन हुआ? यूनाइटेड नेशन, बोलते चलो मेरे साथ, एनवायरमेंट प्रोग्राम का, जिसको कि हम क्या कहते हैं? यूनेप कहते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, जहां पर भी बैठे हो इतनी तेज से बोलो कि घर वाले सोचे अरे क्या हो गया मेरे बचवा को, हाँ मेरे बचवा को क्या हो गया, ये किससे पढ़ रहा है, ये खुद ही बोल रहा है या बोल रही है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम चलते हैं 1987 के समय में। 1987 वाला समय जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने किसकी बात की है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट की बात की है, याद है ना? ब्रंटलैंड रिपोर्ट की। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट में क्लास मैंने क्या बात की है? मैंने सतत विकास की बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट का थीम क्या था, जल्दी बताओ? आवर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। बताओ, कुछ याद आ रहा है जो बता रही हूँ? ये सब चीज़ें ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बहुत कम लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ पर इतने अच्छे से आपको डिटेल में बताया गया होगा, ठीक है। फिर यहीं पर आप देखिए, जब हम 1992 के समय में आते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम अर्थ समिट की बात करते हैं। अर्थ समिट को हम रियो समिट के नाम से जानते हैं, अर्थ समिट को हम UNCED के नाम से जानते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और अर्थ समिट में हमने एजेंडा 21 की बात की, फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात की, रियो प्रिंसिपल्स की बात की, GEF की बात की, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की, हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की बात की, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की। किसमें? अर्थ समिट में 1992 में, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखो, हम जब बात करते हैं 1985 में, एक और चीज़ हमको याद रखनी है। 1985 की जब मैंने आपसे बात की है तो यहाँ पर मैंने एक कन्वेंशन की बात की है। उस कन्वेंशन का नाम क्या है? वियना कन्वेंशन, याद रखिएगा। और वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है क्लास? वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। और वियना कन्वेंशन के तहत ही 1987 में क्या आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लास हमने क्या बात की मेरे ऑफिसर्स? हमने क्या बात की? हमने बात किया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में। और यहाँ पर हमने माना जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एक बहुत बड़ा कारण है ओजोन डिप्लीशन के पीछे का। इसी में जब हम 2016 में आते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है, बताओ, जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को माना गया है रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? अच्छा, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? 2005 में। किसकी बात की गई है? ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है। डन, चलो मैं मान के चल रही हूँ डन। अब नगोया प्रोटोकॉल में हमने किसकी बात की है? जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट शेयरिंग की। Which protocol deal with the biosafety and genetically modified organism? तो यहाँ पर बात की गई है कार्टेजिना प्रोटोकॉल की। ए आपका सही उत्तर है। देखते हुए चलते हैं। जब हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जैव सुरक्षा और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों की
सुरक्षित संचालन और विनिमय से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा। इसे 2000 में अपनाया गया था कार्टेजिना प्रोटोकॉल। किससे रिलेटेड है? जैव सुरक्षा और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पर की गई है। अगला देखिए, बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर बताइए? रेगुलेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिजर्टिफिकेशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन। तो बेसल कन्वेंशन जो है वो हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं क्लास? नहीं, ठीक है। चलो, यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट जो है वो बेसल कन्वेंशन में हमने इसके बारे में बात की है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खतरनाक अपशिष्टों के पार सार्वजनिक आंदोलन और उनके निपटान पर नियंत्रण से के नाम से इसे जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य देशों के बीच खतरनाक जो हैजार्डस वेस्ट है ना, अब देखिए क्या होता है क्लास, एक समझाती हूँ मैं आपको। आप बेसल, ये याद रखिएगा, कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि बेसल कन्वेंशन में हम रेगुलेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट की बात कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ना, जो विकसित देश होते हैं ना, वो अपने हैजार्डस वेस्ट को क्या करते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज में डंप कर देते हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज होती हैं ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज के हैजार्डस वेस्ट को इसलिए ले लेती हैं क्योंकि उनको लगता है हो सकता है कि हमें कोई प्रीशियस मेटल इसमें मिल जाए, तो इसीलिए वो डंप भी करवाने को अलाउ कर देती है। क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं हम वेस्ट से अपनी इकोनॉमी जनरेट करेंगे। लेकिन इस पर रोक लगाई गई कि किसी भी हैजार्डस वेस्ट को हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और कोई भी जो पुअर कंट्री वो उनको इम्पोर्ट नहीं करेगी। इसको रेगुलेट करने के लिए बेसल कन्वेंशन आया, ठीक है, ये याद रखिएगा। मिनामाता कन्वेंशन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मिनामाता कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है? मरकरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जल्दी बताओ? मरकरी से, ठीक है। आगे देखते हैं, रॉटरडैम कन्वेंशन की बात की गई है। वेटलैंड कंजर्वेशन, बताओ, हम वेटलैंड कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम रामसर साइट्स की बात करते हैं, हम रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है। रॉटरडैम कन्वेंशन, ट्रेड ऑफ हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो रॉटरडैम कन्वेंशन है वो भी हैजार्डस वेस्ट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड के ट्रेड पर रोक लगाने के लिए है। बी आपका सही उत्तर है। साइट्स देखिए, साइट्स क्या है? कंट्रोल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो साइट्स में देखा जाता है कि जो इलीगल ट्रेडिंग होती है इंडेंजर्ड स्पीशीज की, उसको रोकने के लिए साइट आपका वर्क करता है। यहाँ पर इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है, जो अवैध जो जानवरों को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, ठीक है, उस पर रोक। अब आपको पता है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी खाल बहुत महंगी होती है, किसी के फेदर्स बहुत महंगे होते हैं, किसी के दांत बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इलीगल ट्रेडिंग ना हो, ऐसा ना हो कि यहाँ से जानवर को पकड़ के इंडेंजर्ड स्पीशीज को दूसरे देश में बेचा जा रहा हो, उस पर निगरानी रखने के लिए साइट्स का गठन हुआ है। चलो आगे बढ़े। अब दिया है REDDD प्लस प्रोग्राम, ये किससे एसोसिएटेड है? तो रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेस्ट, कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर याद रखिएगा REDDD प्लस जो है वो रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं पेड़ों को काट दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ए आपका सही उत्तर है। तो क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। बस आप मुझे बताइएगा, जो मेरे आज की क्लास का टारगेट था कि आप लोगों को सब चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा दूं, वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ।
और आपको किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है ये भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आप में से कई स्टूडेंट अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, संविधान संशोधन की, तो आने वाली क्लास में अब हम संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे। संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, आज ही बता दिया, ठीक है। अब बताओ किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो कि ऐश्वर्या मैम आप लोगों के लिए कवर करें एमसीक्यू के माध्यम से, किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है ये भी बताओ मुझे, ठीक है। मैं उस टॉपिक को आप लोगों के लिए प्रश्नों के माध्यम से कवर करूंगी ताकि हमारा जो क्लासेस का जो टारगेट है क्वेश्चन को डिस्कस करने का वो भी पूरा हो जाए, साथ ही साथ आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लास अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। अपने बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छा बोलिए, जीवन ऐसे ही चलेगा, अच्छे से कट जाएगा, ठीक है, और सब बहुत अच्छा होगा। बस खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आप लोग जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे और जब अपने उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाइएगा तो हमेशा उनका साथ कभी मत छोड़िएगा जिन्होंने मुश्किल समय पे आपका साथ दिया, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास, खूब अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए और डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, ऐश्वर्या मैम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।